हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग फ्रेमिंग करा रहा हूं। साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एक्ट के आंसर फ्रेमिंग को लेकर के आया हूं, जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथियों उसी सभी आंसर्स को हम यहाँ पे रखने का कोशिश किए हैं जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस हैं। साथियों आप सभी को पता है कि ये 9 माइनर एक्ट हैं और इन 9 माइनर एक्ट को इसी बार लागू किया गया है 2023 के ही एग्जामिनेशन में। इसीलिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है कि कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हमने एक एक्सपेक्टेशन किया और उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि हाँ इस एग्जामिनेशन में यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के मार्गदर्शन में उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सभी आंसर्स को रखने का प्रयास किया है। साथियों अब देखिए इसमें किस प्रकार के कौन से आंसर को मैंने रखने का कोशिश किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए मैं आंसर फ्रेमिंग करा रहा हूँ और साथ ही साथ ये 9 माइनर एक्ट जो लागू किए गए उसी 9 माइनर एक्ट से हैं और इस एक्ट का नाम है द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 2016 का ये जो लॉ है इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों जब कभी भी आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो जो डेफिनेशन क्लॉजेज होता है, किसका डेफिनेशन क्लॉज है, तो जो राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है इसका डेफिनेशन क्लॉजेज है जो कि सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत हमको प्रोवाइड करके रखा है। और इसी सेक्शन 2 के अंतर्गत इतने ज़्यादा इसके डेफिनेशंस दिए हैं और इस डेफिनेशंस से बार बार आपके एग्जामिनेशन में, आपके यूपी एग्जामिनेशन में नहीं लेकिन अदर जगह के जहाँ भी एग्जामिनेशन में ये शामिल है वहाँ पर इनके डेफिनेशन क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने डेफिनेशन क्लॉजेस के क्वेश्चन आपके पास लेकर के आया हूं और भी बाकी जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं लेकर के आया हूं आपके पास बैरियर। बैरियर क्या होता है, कहाँ पे बताया गया है, जब क्या इसका मतलब होता है राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ये बैरियर का मतलब क्या होता है अभी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके अंतर्गत, तो राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या डिफाइन किया गया है जो कि हमारा डेफिनेशन क्लॉजेज होता है सेक्शन नंबर 2 का। फिर बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन कि किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है, किसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में, किसके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो साथियों द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, किसको हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, क्या प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, क्या गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट में किस किस चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, इसके सभी डेफिनेशन क्लॉजेस को हम देखेंगे जो कि हमारे मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। फिर देखेंगे यहाँ पे हाई सपोर्ट को, सपोर्ट नहीं साथियों, सिर्फ और सिर्फ हाई सपोर्ट को हम देखेंगे कि हाई सपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या डाला गया है जो कि हमारे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत बताया गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि कौन क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, किस प्रकार से एजुकेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, किसको द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं उनको किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। बाकी लास्ट में और भी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा पीडीएफ उसी से रिलेटेड है। साथियों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स की सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिलेंट्स फीचर ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके भी क्वेश्चन के आंसर को मैं यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करूंगा। साथ साथ अब आ जाते हैं इन सभी एक एक टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे डील करेंगे कि बैरियर, बैरियर के अंतर्गत क्या आता है। अब बैरियर होता क्या है, वाकई में बैरियर का मतलब होता है साथियों रुकावट। रुकावट कैसे, रुकावट के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे 9 प्रकार के रुकावट्स के बारे में, 9 आइटम्स के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत जो राइट ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटीज हैं इसमें 9 टाइप्स के बैरियर्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है और वही 9 टाइप्स के बैरियर्स को आपको अपने आंसर में भी फ्रेम करके लिखना होता है। साथियों यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो बेयर एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब बेयर एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर रेलिवेंट आंसर माना जाएगा और वही टॉपिक और वही सारी चीज़ों को आपको क्या करना होता है, अपने आंसर फ्रेमिंग में लिखना होता है। देखिए बैरियर में क्या कर रहा है, द टर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C में। बैरियर कहाँ पे डिफाइन किया गया है तो साथियों सेक्शन नंबर 2 के C में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्या बताता है तो साथियों ऑलवेज हम देखते हैं ज़्यादातर
एक्ट में कि हमको सेक्शन 2 के अंतर्गत हमको डेफिनेशन क्लॉजेज ही देखने के लिए मिलता है। तो ये डेफिनेशन क्लॉजेज में सेक्शन नंबर 2C के अंतर्गत हमको क्या बताता है, तो हमको सेक्शन 2C के अंतर्गत हमको बैरियर बताता है। इट मीन्स दोज फैक्टर्स विच आर हैम्पर द फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में बता रहा है कि जो उनका फुल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है उसी फुल पार्टिसिपेशन के बारे में बता रहा है। अगर मैं आपको बताऊं किस किस प्रकार के बैरियर्स के बारे में बताया गया है, तो साथियों ये आंसर को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड किया, लेकिन जो ओरिजिनली अगर हम बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशनल बैरियर्स के बारे में बताया जा रहा है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशनल बैरियर्स के बारे में बता रहा है, फिर कल्चरल बैरियर्स के बारे में बता रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल बैरियर के बारे में बता रहा है, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल बैरियर्स के बारे में बता रहा है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स के बारे में बता रहा है, फिर पॉलिटिकल बैरियर्स के बारे में बता रहा है, फिर सोशल बैरियर्स के बारे में बता रहा है, और एटीट्यूडनल और स्ट्रक्चर फैक्टर्स के बैरियर के बारे में यहाँ पे बता रहा है। किस चीज़ के बारे में, एटीट्यूडनल बैरियर्स के बारे में बता रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी टाइप्स के बैरियर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कहाँ पे डिफाइन किया गया है, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में इन सभी बैरियर्स के बारे में ही डिफाइन किया गया, और इसी सभी बैरियर्स को हमको क्या करना है, अपने आंसर फ्रेमिंग में लिखना है। जब आप ये बैरियर्स के बारे में अगर पूछता है और ये सारे ग्राउंड्स आप लिख देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और अगर बात करते हैं इसमें किस प्रकार से आप अपने आंसर को और एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने का तरीका यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को एक्सपेंड कर सकते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड बैरियर इज फेंस और अदर ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट मूवमेंट और एसेस। यहाँ पे क्या करना है, किसी को भी ऑब्स्टेकल लगा देना, मीन्स कि रुकावट पैदा कर देना। इसी चीज़ों के बारे में हम कहाँ देखते हैं, जब हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो बैरियर का मतलब होता है कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देना, किसी भी चीज़ को देख रेख करने के लिए वहाँ पे रुकावट पैदा कर दिया जाता है। अब किस किस प्रकार का रुकावट पैदा कर दिया जाता है, जैसे कम्युनिकेशनल रुकावट पैदा कर दिया जाता है, कल्चरल रुकावट पैदा कर दिया जाता है, इकोनॉमिकल पैदा कर दिया जाता है रुकावट, इन्वायरमेंटल रुकावट पैदा कर दिया जाता है, साथ साथ पॉलिटिकल रुकावट पैदा कर दिया जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को बैरियर्स कहा जाता है, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर। बट द एक्ट डिफाइंड इन मच वाइडर मैनर सो एज टू बी इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो साथियों अगर इंक्लूड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशनल बैरियर के बारे में बात कर रहा है, कल्चरल बैरियर के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिकल बैरियर्स के बारे में बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल बैरियर, इंस्टीट्यूशनल बैरियर, पॉलिटिकल एंड सोशल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर्स और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी बैरियर्स हैं, और इसी बैरियर्स के बारे में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यही सब बैरियर्स क्या करना आ जाता है, रुकावट लगा दिया जाता है। कहाँ पे लगा दिया जाता है, किस एक्ट के अंतर्गत लगा दिया जाता है, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2060 के अंदर यही बैरियर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है, फॉर इंस्टेंस माइट टू बी एन एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर्स के बारे में भी बात कर रहा है, वेयर इन द पीपुल एज्यूम दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इज पुअर। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जो पर्सन है, जो लोग डिसेबल पर्सन है, उनके सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है कि आप इस प्रकार के पर्सन्स के लिए आप इस प्रकार का बैरियर लगाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार के बैरियर्स को क्या कर सकते हैं, आप नहीं लगाएंगे। ये जो 9 टाइप का बैरियर्स जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इस प्रकार के आप बैरियर्स को क्या करेंगे, आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भी समाज में जीने के लिए हकदार हैं। भले से वो पर्सन्स क्या हैं, वो पर्सन डिसेबल हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या किया जाएगा, उनको समाज में एक बराबर अधिकार दिया जाएगा। आगे कर रहा है, पुअर और दैट दे आर अनहेल्थी बिकॉज ऑफ देयर इम्पेयरमेंट्स। या तो फिर उनका कहीं हड्डी टूट गया है, या फिर वो लंगड़े हो गए हैं, या फिर लूले हो गए, किसी भी आधार पे, किसी भी प्रकार से अगर उनका इम्पेयरमेंट्स हो गया है, तो आप इस आधार पर, इस ग्राउंड पे आप उनके साथ क्या नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, किसी भी आधार पर आप बैरियर नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बैरियर्स के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिला है। साथियों अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जामिनेशन में लगता है कि ये टॉपिक पूछा जाएगा, उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर करने का डेफिनेटली कोशिश किया हूँ। साथियों अगर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो साथियों फिर आपको सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज F के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। किसकी बात करते हैं, कम्युनिकेशन की। और कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो किस किस प्रकार की कम्युनिकेशन की बात की जाती है, तो साथियों यहाँ पे बात की जाती है राइटिंग कम्युनिकेशन की, ऑडियो कम्युनिकेशन की, वीडियो विजुअल कम्युनिकेशन की, डिस्प्ले कम्युनिकेशन की, साथ साथ टेक्स्ट कम्युनिकेशन की, ब्राइल कम्युनिकेशन की,
और उसके बाद से जो भी सिंगिंग कम्युनिकेशन होता है, इन्हीं सभी कम्युनिकेशंस के बारे में हम यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंतर्गत डील करेंगे। किसको ध्यान में रखते हुए? द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डील करेंगे। देखिए क्या कह रहा है साथियों आंसर में आपके, while ordinarily the word communication includes both of the process and means of the imparting और exchanging of information। कम्युनिकेशन क्या होता है साथियों? एक मीडियम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम अपने इन्फॉर्मेशन को, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, आप क्या होंगे, इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप इससे कम्युनिकेट होंगे। तो कम्युनिकेशन होता है अपने भाषाओं को, अपने शब्दों को क्या करना, किसी के माध्यम से, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो या फारसी हो, किसी भी लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं, किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी की बातों को समझ रहे हैं। दिस एक्ट यूज फॉर द वर्ड टू डिनोट वेरियस मीन्स फॉर्मेट्स विच आर यूज्ड टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन रीचेस। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को रीच कर सकते हैं, किसी दूसरे तक अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करा सकते हैं, और कैन बी एसेस्ड बाय द पीपुल विद डिसेबिलिटीज लाइक डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पीपल होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, जो देखने में असमर्थ होते हैं, तो क्या करते हैं, चाहे सुनने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए क्या किया जाए, उनको लिए टेक्स्ट दिखाया जा सकता है, साइन दिखाया जा सकता है, लार्ज करके दिखाया जा सकता है, प्रिंट करके दिखाया जा सकता है। जिस प्रकार से उनके पास एसेसेबल हो सके, इस प्रकार से उसको एसेसेबल करके, जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको ब्रेल लिपि पढ़ाई जाती है। ब्रेल लिपि का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा अक्षर उभरा उभरा रहता है, उसी अक्षर से उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है। तो जो भी मीडियम हो सकता है, जो भी माध्यम हो सकता है, उस माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। आप उसको मल्टीमीडिया पर्पस से दिखाएं, रिटन करके दिखाएं, ऑडियो पर्पस से दिखाएं, वीडियो पर्पस से दिखाएं, वीडियो डिस्प्ले से दिखाएं, और किसी भी साइन और लैंग्वेज या प्लेन लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से वो व्यक्ति समझ सकता है। कौन व्यक्ति, जो पर्सन डिसेबल है, उसको उसी फॉन्ट में, उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना, उसी लैंग्वेज में आपको उसको बताना है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि डंप लोगों की अगर बात करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि डंप लोगों के लिए डंप वाला न्यूज़ आता है, न्यूज़ चैनल पे आप कभी जाएंगे तो डंप न्यूज़ भी आता है। तो उसमें जो वो लैंग्वेज समझ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रोपोगेट किया जाता है, उसी लैंग्वेज में उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही बात किया जा रहा है किसके अकॉर्डिंग, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पे दिखा है अ टर्म दैट इंक्लूड द कम्युनिकेशन मेथड यूज टू एड ऑन टू और रिपील सच और राइटिंग फॉर दोस राइटिंग इंटेंशंस, writing impairment this method are used by the people to either product spoken or written language or understood it। ये इसलिए किया जाता है, इन सभी चीज़ों का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन की अगर रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो वो उस चीज़ों को क्या किया जा सकता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, उनको वो चीज़ें शो किया जा सकता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। किसके अंतर्गत बताया जा रहा है साथियों, तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2H के अंतर्गत हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। कहां देखने के लिए मिलता है सेक्शन साथियों, सेक्शन नंबर 2H के अंतर्गत हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। और ये क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, कौन डिस्क्रिमिनेशन यहां पे कर सकता है, तो साथियों इन सभी चीजों को हम यहां पे रेलिवेंटली बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं साथियों, तो समाज से बाहर करने की बात की जाती है। किस प्रकार की बात की जाती है, समाज से बाहर करने की बात की जाती है। रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज अ डिस्क्रिमिनेशन। रिस्ट्रिक्शन को ही हम क्या करते हैं कि कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि तुम अंधे व्यक्ति हो, तुम ब्लाइंड व्यक्ति हो, तुम वहां पे नहीं जा सकते हो, तुम गूंगे व्यक्ति हो, डीप डंप व्यक्ति हो, तुम गूंगे और बहरे दोनों हो, तुम वहां पे नहीं जा सकते हो। तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखेंगे कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि क्या रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है किसी भी प्रकार का, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। द टर्म गिवन अंडर सेक्शन 2H ऑफ दिस एक्ट इंक्लूड्स सिचुएशंस वेयर अ पर्सन विथ डिसेबल इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को लगता है कि मैं
अन्य लोगों के जैसा नहीं हूं, इसीलिए मेरे साथ क्या किया जा रहा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे साथ किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये इसलिए सोचता है क्योंकि वो अपने आप को क्या महसूस करने लगता है, एट दैट टाइम वो अपने आप को डिसेबल महसूस करने लगता है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को डिसेबल महसूस करने लगता है तो वो क्या समझता है कि मैं यहाँ पे क्या किया जा रहा हूँ, मेरा आदर नहीं हो रहा है, मेरा भेदभाव किया जा रहा है, उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ हिज हर डिसेबिलिटीज, फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड हु इज रिफ्यूज एडमिशन। कभी कभी आप देखते होंगे कि स्कूल में इस प्रकार के एडमिशन से भी रिफ्यूज कर दिया जाता है। इसलिए रिफ्यूज कर दिया जाता है, जो कहीं कहीं स्कूल होते हैं कि एक बच्चा क्या है, ये बच्चा अंधा है, यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा, ये बच्चा लंगड़ा है, यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा, ये बच्चा वो सुन नहीं सकता, ये यहाँ पे पढ़ नहीं सकता। तो इस आधार पे क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता था। तो इन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस किस आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और किस किस आधारों पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन का वही मीनिंग होगा जो पूरे एक्ट में लागू होगा। किस एक्ट में लागू होगा, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंदर। आगे देखिए कह रहा है, बिकॉज ही सी इज अ विजुअली impaired or has a learning disabilities, or when a person is denied the opportunity to apply for a job if he is a व्हील चेयर यूज़र। अगर वो व्हील चेयर यूज़र है तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको डिनाइड किया जा रहा है, उसको मना किया जा रहा है। ये इस प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है और हम डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी कर नहीं सकते हैं। ये हम नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमारा बोलता है और साथ ही साथ हमारा द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 भी बोल रहा है। अगर इस सभी ग्राउंड्स पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या किसी को डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ पाया जाएगा तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। आगे देखिए, द टर्म डिस्क्रिमिनेशन आल्सो इंक्लूड्स अ सिचुएशन वेयर इन एडुकेट एडजस्टमेंट अकोमोडेशन। यहाँ पे अकोमोडेशंस की भी बात की जाती है। अब अकोमोडेशन में क्या आ जाता है कि उनको अच्छे से अच्छा क्या किया जाएगा, उनको अच्छे से अच्छा माहौल देने की प्रयास की जाएगी, अकोमोडेशन से दिया जाएगा। पर द स्पेसिफाई नीड ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो उस डिसेबिलिटीज पर्सन को चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। टू फैसिलिटेट द प्रोसेस वेयर ही सी मे बी एबल टू एंजॉय हिज हर राइट इक्वली विद अदर्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि अदर लोगों के द्वारा ये सभी चीज़ों को अवेल किया जा रहा है। सेम एज यूजुअल उसको भी क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए साथियों क्या कर रहा है। आपने साथियों यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को भी आपने देख लिया, डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या आता है। अब जो आपके लिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉजेज इंपॉर्टेंट होगा साथियों, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से, ये आपका डी वाला मीन्स की स्टेब्लिशमेंट की बात करता है और स्टेब्लिशमेंट आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट बात करता है। अब स्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों, तो स्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आ सकता है गवर्नमेंट स्टेब्लिशमेंट या प्राइवेट स्टेब्लिशमेंट। इन्हीं सभी स्टेब्लिशमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए साथियों, एस्टेब्लिशमेंट आपको डिफाइन कहाँ किया गया, तो ये सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज आई के अंतर्गत आपको ये एस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज आई ऑफ द एक्ट सेज एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करता है। आगे देखिए, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, एन अथॉरिटी और अ बॉडी ऑन्ड और कंट्रोल और एडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, किसके कंट्रोल में होना चाहिए, या तो कंट्रोल में होना चाहिए गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए या फिर लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में होना चाहिए। उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसी को हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो डिफाइन किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट इज अ कंपनी, फॉर्म, कॉर्पोरेशन और एनी अदर सोसाइटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, एजेंसी, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन, फैक्ट्री, ये सभी को क्या माना जाता है, इन सभी को प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बता क्या रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि जो पर्सन है, कौन से पर्सन, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबल पर्सन है, जो 2016 का कानून है, इसमें किसी भी प्रकार का इनके द्वारा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ पे, किसी भी सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट हो या किसी भी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, उनके में कहीं भी इन लोगों का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आपको यही चीज़ें मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कभी भी इस एक्ट को पढ़िएगा, आंसर फ्रेमिंग करिएगा, तो आप किसके रिस्पेक्ट में आंसर लिखिएगा, आप रिस्पेक्ट में लिखिएगा द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के रिस्पेक्ट में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। आगे देखिए साथियों क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द
द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट एज अ प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट थ्रू अ नोटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप में जो पर्सन, कौन से पर्सन जो डिसेबल पर्सन है, इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अब साथियों आपके पास जो नेक्स्ट आ जाता है जो डेफिनेशन क्लॉज है वो आपके लिए आ जाता है साथियों हाई सपोर्ट। हाई सपोर्ट के अंतर्गत क्या आता है साथियों, हाई सपोर्ट किसको हम कहते हैं और हाई सपोर्ट क्या होता है। यहां पर अपने से कुछ नहीं कहा जाता है क्योंकि सपोर्ट चाहिए इनको। क्या चाहिए इनको? सपोर्ट चाहिए। और किस प्रकार के सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है तो साथियों यहां पे हाई सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए हाई सपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो साथियों हाई सपोर्ट के अंतर्गत आता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है, और भी जो भी सपोर्ट्स होते हैं उन सभी सपोर्ट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। द टर्म हाई सपोर्ट मीन्स द कंप्रिहेंशन सपोर्ट और सपोर्ट इज दैट रिलेटेड विद द ऑल एक्सपेक्ट ऑफ दिस पर्सन लाइफ रिक्वायर्ड बाय द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के पर्सन होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको हाई सपोर्ट चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का मतलब होता है जो कि 60% जिनका शरीर खराब हो गया, जो 60% इंपेयरमेंट है, जो 70% इंपेयरमेंट्स पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है, उनको क्या चाहिए, उनको यहाँ पे एक हाई सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और उसी हाई सपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ डेली एक्टिविटीज, कैसी सपोर्ट चाहिए, जब वो डेली एक्टिविटीज अपने करते हैं, जो वो अपने दैनिक क्रियाकलाप में रहते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको हाई सपोर्ट चाहिए। और उसी हाई सपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। दिस एक्टिविटीज इंक्लूड बेसिस एक्टिविटी ऑफ द डेली लाइफ, डेली लिविंग लाइक्स बाथिंग, पर्सन हाइजीनिंग एंड ग्रोइंग इंक्लूडिंग ब्रशिंग, कॉम्बिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेट, हाइजेनिक, वॉकिंग, गेटिंग एंड आउट ऑफ द बेड। इन सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, इनको हाई सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और इसी हाई सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। और ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं साथियों, हम बात कर रहे हैं द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, एक हाई सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन एडिशन टू दिस हाई सपोर्ट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट इनको चाहिए, विच मीन्स सपोर्ट रिलेटिंग टू द माइंड। इनको दिमाग से भी रिलेटेड सपोर्ट चाहिए। दिमाग से रिलेटेड सपोर्ट का मतलब इनको मनोरंजन के भी साधन इनको देने चाहिए। एंड मैनेजमेंट ऑफ द इमोशनल एंड मूड्स एक्सेट्रा, कि इनका मूड, इनका दिमाग अच्छे से रहे, इसलिए इनको इस प्रकार का भी सपोर्ट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसके अंतर्गत, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत। अब साथियों यहां पे देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, अब इनको हम यहां पे डील करेंगे। तो साथियों जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन को देखते हैं तो यहां पे कह रहा है गिवन अंडर Section 2 Clause M of the Act, the term refuses to system of the education in which the children with the without disabled studying together। जो डिसेबल पर्सन है वो भी ऐसे बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, साथ साथ को एजुकेशन कर सकते हैं। को एजुकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे को एजुकेशन में इस सेंस में बता रहा हूँ कि जहाँ पे डिसेबल पर्सन और नॉन डिसेबल पर्सन दोनों लोग एक साथ में क्या कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर रखा गया। टू मेक दिस सिस्टम वर्क इट बिकॉज इसेंशियल दैट इज मेथड यूज फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग आर एडप्टेड टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। जिस प्रकार के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको टीचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। विथ डिसेबल एग्जाम्पल, क्लासरूम विथ डीफ चिल्ड्रेन यूज्ड साइन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ द स्पीच बिकॉज नेसेसरी। अगर मान लीजिए कि कोई डीप और डंप बच्चा है तो उसको उसी प्रकार के टीचर्स चाहिए जिस प्रकार के वो बच्चा है। जैसे कि मान लीजिए डीप बच्चा है या डंप बच्चा है तो उसके उसी प्रकार के टीचर चाहिए ना। पता चले कि एक बोलने वाला टीचर आ गया है, अगर वो सिर्फ कंटिन्यूसली बोल रहा है तो डीप बच्चा और डंप बच्चा कैसे उसको सुन सकता है, कैसे उसको समझ सकता है। तो उसके लिए उसी प्रकार के टीचर्स की क्या करनी चाहिए, आवश्यकता करनी चाहिए। फिर ब्लाइंड चाइल्ड है तो ब्लाइंड के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ती है और वो ब्रेल लिपि के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा कि किस किस प्रकार के जो भी डेफिनेशन क्लॉजेज यहाँ पे दिए गए थे, सभी डेफिनेशन क्लॉजेज को मैंने कोरिलेट करके आपको समझाने का प्रयास किया, जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से आपका डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो यहां पे कह रहा है कि व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में हमको बात करना है कि क्या क्या इसके सैलेंट फीचर हैं जो कि राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से डील कर रहा है। आंसर को देखिए, द राइट ऑफ डिसेबल पर्सन चैप्टर 2 में हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम चैप्टर नंबर 2 खोलते हैं साथियों तो ये हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। तो कह रहा है विद द राइट ऑफ पर्सन
डिजेबल पीपुल हैव बीन कन्फर्ड विथ द फॉलोइंग राइट्स। उनको कौन कौन से राइट्स दिए जा सकते हैं साथियों? तो उनको कई ठो राइट दिए जा सकते हैं, जो कि सभी राइट्स को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जो जो राइट्स दिए जा सकते हैं उन सभी राइट्स को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप जब अपना आंसर फ्रेम करिएगा तो उन सभी राइट्स के बारे में आप लिखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डिजेबल पीपुल हैव बीन कन्फर्ड विथ द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से फर्स्ट राइट्स के बारे में? दे हैव अ राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। उनको क्या मिलना चाहिए? उनको राइट मिलना चाहिए इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। उनको किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी लेवल पे उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो अभी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा है, उसी डिस्क्रिमिनेशन से डील कर रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी। अगर वो डिसेबल पर्सन है तो उनके डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनके डिसेबिलिटीज के कारण उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है द डिसेबल पीपुल हैव अ राइट टू लिव इन द कम्युनिटी। उनको भी कम्युनिटी के अंतर्गत रहने की क्या देनी चाहिए? इजाजत देनी चाहिए। इस आधार पे भी उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू लिविंग इन द स्पेसिफिक अरेंजमेंट। और ये गवर्नमेंट को भी यहाँ पे देख रेख करना चाहिए कि क्या उनके इस आधार पे जो पर्सन डिसेबल पर्सन होते हैं, इस आधार पे क्या उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है। इन सभी चीजों को देखने का कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट बात कर रहा है द डिसेबल पर्सन्स इंजॉय इक्वल राइट्स। किस प्रकार के राइट्स का इंजॉय कर सकते हैं साथियों? तो जो इक्वल राइट्स की बात की जा रही है, इक्वल राइट्स को वो इंजॉय कर सकते हैं एंड कैन नॉट फोर्स इनटू अंडरगोइंग मेडिकल प्रोसेसर्स की बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है द सेंटर एज वेल एज द स्टेट इलेक्शंस कमीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द पुलिंग बोथ्स आर एक्सेसिबल टू द डिसेबल पर्सन। कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि जो पर्सन विद डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए क्या बनाना चाहिए? उनके लिए नीचे इलेक्शन बूथ की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रेन में भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के कम्युनिटी लाइफ को भी लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का उनके साथ क्रूएलिटी भी नहीं किया जा सकता है। किसी भी मीन्स कि जब चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का, तो आपको सारे ग्राउंड्स यहां पे मिलेंगे। और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 25 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है सेक्शन नंबर 25 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हम लोग अक्सर करते हैं, जो कि हमारे आईपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट डिसेबल पर्सन्स गेट एक्सेस टू द फ्री हेल्थ केयर। इनको मिलेगा पार्टिकुलरली इन द रूरल्स एरिया। कहाँ पे? रूरल्स एरियाज के बारे में बात किया जा रहा है। आगे साथियों इसमें कह रहा है कि डिसेबल पीपुल मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। इनको क्या देना चाहिए? इनको चांस, इनको प्रायोरिटी देना चाहिए इन द ट्रीटमेंट एंड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द बैरियर्स फ्री एक्सेस टू द पार्टिसिपेट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। और इनको हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। तो साथ ही आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जो भी आंसर आपके लिए रेलिवेंट थे उन सभी आंसर्स को मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके लेकर के आया था, जो कि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के साथ आपका डील कर रहा था। साथियों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। साथियों आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी 9 माइनर एक्ट के मैंने काफ़ी आंसर फ्रेमिंग करवा दिए हैं। अगर आपने उन आंसर फ्रेमिंग को नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे यूपीपीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन का प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, वहां पे सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। साथियों एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं तो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको फॉरवर्ड भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। साथियों अगर आप लोगों का कोई रिक्वेस्ट होता है, कोई अगर आप लोगों का गाइडेंस होता है, कोई सलाह होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।